हाय चैंपियंस, कैसे हैं। अब ये एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि जिसमें विक्की कौशल एक मतलब एक्टिंग करते हैं, उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है जो आप पर सूट करने वाला है कि हाउ इज द जोश। तो इसका जोश का जो है, मैं चाहता हूं कमेंट पूरा भर जाना चाहिए इसका रिएक्शन में आपका। और आज हम देखेंगे, बस गिन के आप चुनिंदा, बस हाथ पर गिनने वाला समय बचा हुआ है आपके पास। और कुछ दिन के बाद आपका फाइनल से आप टारगेट का अपने आप को सामना करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। उसके लिए पहले से बेस्ट ऑफ लक। और देखते हैं आज आपका केमिकल रिएक्शन का जो कुछ टाइप्स होते हैं उसको हम देखेंगे। और जल्द शॉर्ट देखेंगे, ये रिवीजन हो रहा है आपका। और इसके बाद थोड़ा सा टॉप एमसीक्यू करा देंगे हम आपको, जो कि आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। तो आज हम फर्स्ट देखते हैं आपका कि क्या है इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल्स। ठीक है, आप इसको देखिए और समझिए इसको। पहला आपका है, पहला स्लाइड देखेंगे हम लोग, थोड़ा समझते चलेंगे। इसके बाद केमिकल कितने प्रकार के होते हैं, केमिकल रिएक्शन जो है, जो क्लास 10th में आपको पढ़ना है, वो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। क्वेश्चन क्या करेगा, रिएक्शन आपको दे देगा। और रिएक्शन कहां से देगा, केमिस्ट्री में कहां से, आपके एनसीईआरटी से ही रिएक्शन उठाएगा और जस्ट आपको दे देगा और आपको पूछेगा विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है। आगे फिर क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूछता है कि क्या ये जो हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है इसमें, या रिड्यूस कर रहा है, या कौन किसको रिड्यूस कर रहा है। ये सबको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आज देखते हैं। पहले है कि पहला टॉपिक आज हमारा शुरू हो रहा है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ईच एंड एवरी जो चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कब कहां से किस समय से कौन सा क्वेश्चन बना दे ये कोई नहीं जानता है। तो पहला देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चलता है कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, किसी चीज को कंबाइन करना। कोई ना कोई दो चीज या तीन चीज मिलकर उसको कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन उसको कहते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो वो दोनों मिलकर क्या रिएक्शन करेंगे और क्या देंगे, एक ना एक आउटपुट देंगे। इससे पहले वाला क्लास में केमिकल रिएक्शन का अगर आपने नहीं देखा है तो इसके नीचे इसका जो होगा लॉगिन, इसके नीचे इसका लिंक होगा, उस पर जाके जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, तो एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। रिएक्टेंट हमेशा याद रखिएगा, रिएक्टेंट आपका जो होगा राइट साइड में होता है और प्रोडक्ट आपका लेफ्ट साइड में होता है। रिएक्टेंट क्या करेगा कि जो भी रिएक्टेंट होंगे, या टूटेंगे, या डिकम्पोजिशन होगा, या डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, या कॉम्बिनेशन होगा, जो भी रिएक्टेंट होंगे उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर बनेगा। ठीक है, तब कैसा प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा, कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा, वो सब आज हम पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए जिसमें है एग्जाम्पल, पहले समझिए क्या है। द रिएक्शन इन विच द टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। एक या दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट एक ही बनाते हैं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, दो या तीन चीजों का मिलना, उसको कंबाइन करके और जो एक चीज बनेगा प्रोडक्ट वो हमारा होगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमारा ए हो गया और बी हो गया, ये दोनों कंबाइन हुआ, दोनों कंबाइन होने के बाद जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो सी बनेगा, या उसको ए भी लिख सकते हैं, ए भी बनेगा हमारा। ठीक है, तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। तो प्रोडक्ट तो हमारा एक ही बन रहा है, पर रिएक्टेंट में यहाँ पर दो दो हो गया। ठीक है, रिएक्टेंट में दो पार्टिसिपेट कर रहा है, पर प्रोडक्ट में हमारा एक ही मिल रहा है हमको। ठीक है, तो इसको देखेंगे कैसे है कि द रिएक्शन इन विच द टू और मोर रिएक्टेंट इन द लेफ्ट साइड, राइट साइड, कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इन द लेफ्ट साइड। पहला रिएक्शन देखोगे, और याद रखना कि जो भी एनसीईआरटी का रिएक्शंस होंगे वो भी आई हैं, क्योंकि आपको रिएक्टेंट कहीं बाहर से नहीं देगा, आपके किताब से ही आपके रिएक्टेंट या जो भी रिएक्शन होगा इसी से रहेगा। तो पहला है बर्निंग ऑफ कोल। कोल का मतलब क्या होता है, कोयला। अब वो उसका जलना जो होता है वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पहले देखिए, पहला है सी, क्या पता होगा, कोल में क्या होता है, कार्बन होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में। अब उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है हमारा CO2। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ कोल में क्या हो गया, सी जो है हमारा सॉलिड है, प्लस O2 जो है हमारा गैस है, और ये रिएक्शन क्या बनेगा हमारा CO2 बनेगा। एकदम
थोड़ा भी नहीं इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। मजा आपको आने वाला है 11th क्लास में, जहां दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका याद रखिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिला के क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो डिफिनेशन है कि जो दो रिएक्टेंट, टू और मोर रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट करेंगे, ये रिएक्टेंट हो गया हमारा, ये रिएक्टेंट हुआ, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, और प्रोडक्ट बोल रहा है कि सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, तो हमारा सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो सिंगल प्रोडक्ट हमारा बना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। बस ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 या 3 मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो पहला याद रखिएगा, बर्निंग ऑफ कोल, ऐसे भी दे देता है, रिएक्शन नहीं देगा, बोलेगा बर्निंग ऑफ कोल का रिएक्शन लिखिए, तो आपको याद करना पड़ेगा, आपको ये किताब में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आप समझिएगा। क्या कभी कभी ये होता है कि ये रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि ये रिएक्शन किसका है, तो बर्निंग ऑफ कोल्स का है, ये सब ध्यान रखिएगा। सेकेंड रिएक्शन है आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये तो सबको पता है कि वाटर कैसे फॉर्मेशन होता है, और वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो याद रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर में है आपका 2H2O, 2H2, ठीक है। क्या है, गैस है, हमारा गैस है, O2 हमारा गैस है, सारा चीज इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, और इससे हमारा क्या बनेगा, 2H2O, बैलेंस भी हो गया, ठीक है, लिक्विड में कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या हुआ, दो प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट मिले, प्रोडक्ट एक बन गया हमारा, ठीक है। तो ये आपका तीसरा है CaO, इंपॉर्टेंट, VBI है। VBI इसलिए है क्योंकि बहुत जगह मैं देखा हूं इसको कि बैलेंसिंग करने के लिए भी आता है, और इससे नेमिंग भी पूछता है, और बहुत समय पे ये तुमको दे भी देगा इस रिएक्शन को कि पूछने के लिए कि कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो सबसे पहले ध्यान रखना इसमें कि क्विक लाइम्स, आपको सबसे पहले याद करना होगा कि इन सब टर्म को, इन सब रिएक्शन को, या ये जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड है उसका नाम क्या है। तो CaO, CO क्या होता है, क्विक लाइम, या टाइम हो गया है, लाइम होगा, क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम इसको कहते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। अब वो क्विक लाइम जब रिएक्ट करेगा किससे, पानी से, ठीक है, H2O से, तो हमारा क्या बनेगा, सेलेक्ट लाइम, CaOH2 का होल 2, ठीक है। और ये एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन मतलब होता है कि वाटर की जो मात्रा है वो एबंडेंट मात्रा में वाटर प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, दो रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, एक बड़ा सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। ये तीनों बाबू याद कर लेना, और इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जितना आज मैं स्लाइड में पढ़ा रहा हूं रिवीजन में बस इतना आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों का आपका याद रखना, ठीक है। तो याद रखना 3 रिएक्शन कॉम्बिनेशन में, बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एंड आपको क्विक लाइम से सेलेक्ट लाइम कैसे बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना कि जो आपका है ये आइडेंटिफाई करना सीखिए कि CaO जो है ये है क्या, ठीक है। CaO जो है क्या, तो CaO को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं हम लोग क्विक लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं सेलेक्ट लाइम। बस इसको ध्यान रखना, आराम से बैठिए, चाय पीते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने आप सब तैयारी करके बैठे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, मिसप्रिंट हुआ है, यहां पे होगा एक्सोथर्मिक होगा, हाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले समझिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वैसे रिएक्शंस जो हीट को क्या करते हो, प्रोडक्ट में रिलीज करते हो, ठीक है। वैसा रिएक्शन जो कि हीट को प्रोडक्ट में रिलीज करता हो उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए सबसे पहले है ये बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। देखिए यहाँ पे आपका जो लेफ्ट साइड में याद रखना है, एक ट्रिक और याद रखिएगा, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हमारे भी जो टीचर थे वो बताते थे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को कैसे आप पहचानेंगे। अगर वो रिएक्टेंट में किसी प्रकार का हीट लगा रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट में अगर लगा रहा है तो एंडोथर्मिक हो गया, क्योंकि उसको हीट चाहिए तो एंडोथर्मिक। जो कैटलिस्ट के रूप में लगा रहा है, यहाँ पे एरो के ऊपर जो अगर कोई किसी प्रकार का उसमें आपको हीट का कोई भी चीज डिनोट कर रहा है तो वो सब रिएक्टेंट में गिना जाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो रिएक्टेंट में ही है।
जब रिएक्टेंट में किसी प्रकार का टेम्परेचर लगता है या हीट लगता है तो उसको इंडोथर्मिक कहेंगे, पर जैसे ही प्रोडक्ट में वो चीज लगेगा उसको एक्सोथर्मिक कहेंगे। एक्सोथर्मिक का मतलब कि वो रिलीज कर रहा है, माने दो रिएक्शंस हुए, दोनों रिएक्शंस के होने के दौरान या होने के बाद उसमें अगर हीट जनरेट हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। सबसे पहले तो आप यहां देखिए CH4, यहां देखिए CH4 को क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं, मीथेन कहेंगे हम, मीथेन कहते हैं। अब मीथेन को जब ऑक्सीजन से रिलीज कराते हैं, ऑक्सीजन से जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाएगा हमारा? क्या कार्बन डाइऑक्साइड और क्या वाटर रिलीज करेगा। और इस दौरान इन दोनों की रिएक्शन के दौरान हीट जो निकलेगा, यहां पे देखिए जो हीट निकलेगा उसका मतलब हो गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो, ठीक है। जब भी प्रोडक्ट साइड में जब भी हीट निकलता है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एक्सोथर्मिक है। जब रिएक्टेंट के साइड में कोई भी हीट को हम उसमें यूज करते हैं उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। बस इतना ही याद करना है। तो अब देखो कि ये जो है हमारा, तो ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं रिस्पिरेशन करते हैं हम लोग ना, हर खाना खाने के बाद विदाउट रिस्पिरेशन we cannot survive on the earth because respiration help us to generate energy, to generate a heat, ठीक है। अगर जैसे हम खाना खाए, अभी हम मानिए कुछ खा लेते हैं तो खाने के बाद हमारे शरीर में उसको, उस बड़े पार्ट्स को स्मॉल पार्ट्स के उसमें तोड़ना होगा। स्मॉल पार्ट्स को तोड़ने के दौरान जो एनर्जी लगेगा वो एनर्जी हमारा आउटपुट के रूप में आएगा। जब वो आउटपुट के रूप में आएगा तभी तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। रिस्पिरेशन में काम ही है कि एनर्जी प्रोड्यूस करना। अगर जब तक मेरा खाना नहीं पचेगा तो मेरे शरीर में नहीं जाएगा, हर सेल्स को नहीं प्रोवाइड होगा। और जब तक वो प्रोवाइड नहीं करेगा हमको एनर्जी, तब हम और आप कैसे बात करेंगे? ना मैं पढ़ा पाऊंगा ना आप पढ़ पाओगे, ठीक है। ये याद रखना, रिस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है अपना एनर्जी प्रोड्यूसिंग में या हीट जनरेशन में। तो याद रखना रिस्पिरेशन कैसे हो रहा है, इसे पता होगा। ये आपको जो है C6H12O6 एक्वस में, ठीक है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ वाटर हो गया इसमें। इसको क्या कहते हैं हम? ग्लूकोज में। अब ये रिएक्ट करेगा तुमको किससे? 6O2 से। इट्स मीन दैट क्या है ये, और ये जब प्रोडक्ट देगा क्या देगा हमको बाबू? CO2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। बाबू एनर्जी निकल रहा है। ये ग्लूकोज को कैसे पचाया और कैसे पचा के एनर्जी रिलीज किया, देखे। मतलब जैसे ही हमने ग्लूकोज को इंटेक किया, हमारे फिर इनहेल किया, जैसे ये इनहेल किए तो हमारे शरीर में क्या गया? ऑक्सीजन गया, ठीक है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने के बाद जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन क्या निकलेगा? अब एक्सेल क्या करेंगे हम? CO2 करेंगे। अब CO2 का जब भी एक्सेल करेंगे तो हमारा और एनर्जी प्रोड्यूस होगा। जब एनर्जी प्रोड्यूस होगा तब हम आपसे बात कर रहे हैं और हमारे शरीर में एनर्जी। अगर रिस्पिरेशन अच्छी तरह से नहीं होता है तो आप बैठे रहिए लेथार्जी जैसा, कहीं कोना बैठे रहिए, बोलिए बहुत कमजोरी है शरीर में। क्यों? खाना ही नहीं पच रहा आपके शरीर में, तो फिर किसी न किसी प्रकार का एंजाइम आपको लेना पड़ेगा। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है 3 साल लगातार कंटिन्यू कि रिस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ज्यादातर पूछा जाता है कि रिस्पिरेशन कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाँ, क्वेश्चन ये भी आया है कि रिस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि रिस्पिरेशन के दौरान हमको जो हमारे फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो इसी कारण जब हीट जनरेट होगा, प्रोडक्ट में जब भी हीट निकलेगा या एनर्जी निकलेगा, तुरंत पहचान जाना कि बाबू ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो दो चीज से पहचानिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, एक पहचानिएगा जब हीट रिलीज करे और एक जब पहचानिएगा एनर्जी रिलीज करे। किस साइड में? प्रोडक्ट के साइड में। अगर यही चीज आपका रिएक्टेंट के साइड में आता है तो एंडोथर्मिक, ठीक है। अब देखेंगे, हाँ ये देखिए सेकेंड नंबर जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है किसी भी चीज को, मानिए आप
किचन के वेस्टेज को या कोई भी चीज को आप कहीं बाहर फेंक देते हैं, आफ्टर सम टाइम बाद वो डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, उस बड़े चीज को तोड़ना, स्मॉल पार्टिकल्स में ऐसे तोड़ देना कि वो मिक्सचर हो सके, या कोई ऑर्गेनिज्म उसको इंगल्फ कर सके, या कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म उसको खा के अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड कर सके, ठीक है, तो डिकम्पोज होगी। तो यहां से डिकम्पोजिशन ऐसे समझेंगे हम लोग कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट इनटू, देखिए कितना सुंदर बताया, स्प्लिट का मतलब होता है टूटना, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना। अब यह बोल रहा है कि स्प्लिट इनटू द टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, कितना, दो या उससे ज्यादा जो है सिंपल सब्सटेंसेस में टूटना, उसको कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एकदम देखने ही से पता चल रहा है कि डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब कोई एक बड़े पार्टिकल्स को टूटना। अब कितने भाग में टूटना वो डिपेंड करता है आपके डिफिनेशन पे। तो ये बोल रहा है कि कोई भी रिएक्शन जो कंपाउंड जो स्प्लिट हो रहा है टू या मोर सिंपल सब्सटेंस में, उसको डिकम्पोजिशन कहेंगे। जैसे आपको याद दे चुका है कि अगर कोई बड़ा सा पार्टिकल है ए, उसको अगर तोड़ते हैं कितने पार्टिकल में, दो या तीन में, अगर बी और सी में टूटता है तो एक बड़ा पार्टिकल्स क्या हुआ, स्प्लिट हुआ, कितने भाग में, दो भाग में, तो दोनों भाग में टूटा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तब इससे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक चीज याद रखना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तीन तरह का इसमें होता है रिएक्शंस, जिसको हम ये कहते हैं पेट, पेट, पीईटी, पेट, याद रखना। पेट, पेट से होगा फोटोलाइटिक, एक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक, एक होगा आपको थर्मल डिकम्पोजिशन। तीन चीज याद रखिएगा। ये कभी कभी पूछता है कि ये तीनों कौन सा रिएक्शन में, कौन सा रिएक्शन में ये वर्क करते हैं, तो कौन सा रिएक्शन में वर्क करते हैं ये याद रखिएगा, कौन सा, थर्मल डिकम्पोजिशन में, उसमें सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तीन काम करते हैं पीईटी। पीटी में हो गया आपका फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक, और एक होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन तीन हो गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब थर्मल डिकम्पोजिशन देखें क्या होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब थर्मल से पता चलता है कि हीट, किसी प्रकार का क्या है, हीट उसमें डिकम्पोज करता है। मतलब कोई भी एक बड़ा पार्टिकल्स है, उसको तोड़ना हो तो उसमें क्या थर्मली उसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो थर्मल का मतलब क्या होगा, किसी प्रकार से हीट उसको प्रोवाइड करना होगा। देखिए कैसे, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द हीटिंग, किसी भी पार्टिकल्स को अगर डिकम्पोज करना है तो उसको हीट करना पड़ेगा। माने कि जैसे कोई बड़ा सा पार्टिकल ले लीजिए, जैसे है FeSO4, ठीक है, ये 2FeSO4 है। FeSO4 का मतलब क्या हुआ, फेरस सल्फेट, ठीक है। तो FeSO4 को जब हम हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, जैसे ही हमने हीट प्रोवाइड किया उसको, तो क्या चीज में टूट रहा है वो, Fe2O3, क्या चीज में टूटा है, Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है, तीन चीज में टूटा है, तब इसको थर्मल कहेंगे। क्या थर्मल का मतलब क्या, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो किसी भी बड़े पार्टिकल्स को जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करते हैं, जैसे ही हम हीट देते हैं, तो वो दो या तीन भाग में टूटता है, उसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन है, जैसे आप देखेंगे हीट जैसे ही उसको देखेंगे हीट, तो आप क्या देखिए समझ जाएंगे कि वो डिकम्पोज हो रहा है। अब इसको ये भी कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि सर आप बोले थे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी हीट होता है। यस सही है, वो भी हो सकता है, ठीक है, ये आइडेंटिफाई आपको करना है, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है जो इंपॉर्टेंट बताते चलते हैं। फेरस सल्फेट है, जो फेरस सल्फेट, ये याद रखना, पूछता है हमेशा कि फेरस सल्फेट होता है वो कौन सा कलर का होता है, ग्रीन कलर का, और जो फेरिक ऑक्साइड होता है रेड ब्राउन कलर का होता है। VBI है बाबू, अभी मैं सैंपल पेपर में देखा इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो VBI है क्या, आपको कंपाउंड को पहचानना होगा कलर कौन सा है, तो फेरस सल्फेट आपको ग्रीन कलर होता है, फेरिक ऑक्साइड जो होता है रेड ब्राउन कलर होता है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, इसी का आगे देखेंगे
कि CaCO3 जो मैं बता रहा था अभी आपको, CaCO3 जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को, जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइमस्टोन। अगर लाइमस्टोन सॉलिड है, उसको जैसे ही हीट प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, हीट, हम उसको हीट देते हैं तो क्या चीज टूटेगा, CaO। अभी बताए थे क्या है CaO, क्विक लाइम है। ये सब याद करना पड़ेगा, क्विक लाइम। क्विक लाइम में और क्या चीज टूटेगा, CO2 में। रिएक्शन सिर्फ देख के याद हो सकता है, ठीक है, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो कोई बड़ा सा पार्टिकल्स है जिसको हीट हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो स्प्लिट आउट होता है कितना भाग में, 2 भाग में। तो 2 भाग में जब स्प्लिट आउट होगा तो कौन सा रिएक्शन कहेंगे उसको, इसको कहेंगे वही थर्मल वाला, थर्मल कहेंगे। थर्मल का मतलब ये होता है हीट, ठीक है। थर्ड नंबर भी इसी तरह है कि जब लेड है, ये लेड नाइट्रेट को, एक बड़े से कंपाउंड को जैसे ही हीट प्रोवाइड करते हैं हम, तो क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड बनाया है, और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन निकालेगा। तो बस देख के सिर्फ क्या ध्यान रखिएगा कि वो टूट कर 3 भागों में बट रहा है, यानी कोई ना कोई डिकम्पोजिशन है। जब हीट देख लेना तो याद रखना डिकम्पोजिशन में भी कौन सा है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, इसको भी देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोजिशन, अब ये टूटेगा, इलेक्ट्रॉन्स में टूटेगा, ठीक है, या कोई ना कोई प्रकार का इसमें क्या हमको इलेक्ट्रिक सप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसके नाम से ही तुम पकड़ सकते हो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, क्या है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रहा है तो टूट रहा है। जैसे हाइड्रोजन, जैसे वाटर को जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, 2s2 और O2 करंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक, ये देखिएगा एक किताब में देखिएगा, इसका एक बनाया भी गया है जिसमें 2 नोड्स बनाए गए हैं, और जब वाटर को गर्म किया जाता है तो 2s2 और O2 पर जाके वो दोनों एनोड, ये कैथोड पर जाके अपना चार्ज को ऑक्युपाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको दिखते रहना है। ये सब एक भी चीज केमिकल जो दिखा, जितना पढ़ा रहे हैं बस इतना पढ़ के देख लो, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बहुत जल्द आपके साथ हम लोग MCQ भी इसका लेके आएंगे। अब है फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक से नाम से ही पता चलता है, फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है। और लाइटिक लाइटिक का मतलब होता है टूटना। फोटो का मतलब होता है कि सनलाइट या किसी भी प्रकार का लाइट, वो क्या करेगा, लाइट तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा, एक कंपाउंड को, कंपाउंड को स्प्लिट आउट करेगा 2 से ज्यादा में। तो यहां देखिए, when decomposition is carried out in the presence of sunlight the decomposition reaction are mostly endothermic। याद है ना, बताए थे आपको कि जब रिएक्टेंट में हीट अगर दिखाई दिया आपको तो समझ जाना इंडोथर्मिक है, प्रोडक्ट में अगर हीट दिखाई दे रहा है तो समझ जाना एक्सोथर्मिक है। ऐसे ही पहचाना जा सकता है। अगर रिएक्टेंट माने जैसे कोई कंपाउंड है, ए कंपाउंड है, माने AB का होल स्क्वायर कंपाउंड है। अब इस यहाँ पे कैटलिस्ट में उसको दे दे रहा है, हीट दे दे रहा है, हीट दे दे रहा है माने 100 कुछ भी ऐसे, अगर ये दे रहा है और ये टूट के आ रहा है A+2B, ठीक है, या 2, तो समझ जाना इसका मतलब कि ये अगर कैटलिस्ट दिया है तो ये रिएक्टेंट में ही गिना जाता है। किसमें, रिएक्टेंट में। तो रिएक्टेंट में जब हीट सप्लाई करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शन। पर अगर हीट क्या, अगर हीट यहां होता तो इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बस कोई दिक्कत नहीं इसमें, एकदम इजी है सब समझना। हाँ, यहां पे बता रहे थे कि फोटोलाइटिक जैसे भी आता समझना, सनलाइट से किसी भी कंपाउंड को स्प्लिट आउट करने का मतलब है उसको छोटे छोटे भाग में तोड़ना। अब देखिए जैसे 2AgCl को सनलाइट जैसे ही प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे 2AgCl, AgCl को जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, सनलाइट देते हैं, सनलाइट देते हैं तो ये स्प्लिट आउट कैसे होता है, 2Ag प्लस Cl2 में। बस समझ जाइए, Ag सॉलिड है तो एक बड़ा सा कंपाउंड कैसे तोड़ा जा रहा है, सनलाइट के हेल्प लेके 2 भाग में टूट रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, फोटोलाइटिक। फोटो का मतलब सन, ये सनलाइट हमारा है, और ये क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, लाइटिक मतलब होता है स्प्लिट आउट करना, तोड़ना। तो ये सन की हेल्प लेके तोड़ रहा है 2 भाग में, जिसको कहेंगे फोटोलाइटिक। तो ये आसान है, जैसे ही सनलाइट आपको दिखाई देगी तो आप समझ जाइएगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, प्लस डिकम्पोजिशन में कौन सा रिएक्शन है, तो ये आपको फोटोलाइटिक है। पर याद रखना, जितना रिएक्शन पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा मत पढ़ना, ये रिएक्शन ही सिर्फ पढ़ के जाना, कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी के नोट्स है आपके पास,
ये नहीं कोई मैं बनाया नहीं हूं, ऐसे एनसीईआरटी के नोट सही है। हाँ अब देखिए वही वाला क्वेश्चन है कि सिल्वर chloride turn gray into the exposure of sunlight above the reaction is used to be used in the black and white photography, very important। यही सब तुमको खोजता है सीबीएसई, ये आपने इतना बार एनसीईआरटी पढ़ा होगा पर ये आप ध्यान नहीं दिए होंगे। एनसीईआरटी आपने इतना बार पढ़ा होगा पर ये आप यही पता चल रहा होगा आपको कि ये कहा था सर, अब तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ लिए। जी नहीं, आप यही सब छोटा चीज छोड़ के आते हैं। ये हो गया वीवीआई। वीवीआई सिल्वर क्लोराइड जब भी टर्न होता है ग्रे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इसी का यूज हम करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। किसमें? ब्लैक एंड व्हाइट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा वो कंपाउंड है या कौन सा वो कंपाउंड है जिसका हम हेल्प करके या हेल्प लेके उसका यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो सिंपल सा एग्जांपल याद रखिएगा, क्या नाम है? सिल्वर क्लोराइड। आपको लिखने भी आना चाहिए, कभी कभी सिल्वर क्लोराइड नहीं देके 4 ऑप्शन दे देगा, उसी में बस घूम जाएगा AgCl2, बस ये जहां दिखाई दे आपको टिक मार के आ जाना, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक का जस्ट अपोजिट होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है, यहां से देखिए, द केमिकल रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, सॉरी, the reaction which required energy in the form of heat, देखना, heat, light and electricity to break down the reactant is called endothermic। कितना इजी है, कितना हल्का है कि 3 चीज का हेल्प लेके उस कंपाउंड को तोड़ा जा रहा है रिएक्टेंट में और तब प्रोडक्ट हमको मिलता है। तो 3 चीज क्या क्या हो गया हमारा? एक हो गया हमारा सनलाइट, एक हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट और एक हो गया हमारा हीट। ये 3 चीज का जब भी हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट में हेल्प लेके और उस कंपाउंड को तोड़ते हैं तो क्या होता है? उसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। पर वही कंपाउंड अगर लास्ट प्रोडक्ट में अगर यूज होता है तो क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बस यही चीज याद रखना है, ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। यही सब आपको एग्जाम में सिली मिस्टेक जो कहते हैं, पता सब होगा पर मिस्टेक करके आ जाओगे। तीसरा देखते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि कोई एक दबंग आदमी है, वो क्या कर रहा है, किसी लाचार या किसी कमजोर आदमी को वहां से उसके पद से हटा देता है और उस जगह को वो ले लेता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे? उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि जो कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाला को डिस्प्लेस कर देगा और आप उस जगह पर वो अपना ले लेगा, तब उसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एकदम इजी है आपका रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार। जैसे Fe आपका क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से, ठीक है। Fe क्या ज्यादा रिएक्टिव है? कॉपर से। तो आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? यहाँ पे क्या हो रहा है? Fe आगे चल के क्या कर रहा है? Cu को डिस्प्लेस कर रहा है, उसके अपने स्थान से हटा रहा है और हटाने के बाद उसने ये जगह ले लिया और इसको बाहर कर दिया, ठीक है। तो इसमें दबंग कौन हुआ? Fe हुआ, और Fe दबंग हुआ तो इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव हुए। जो मोर रिएक्टिव होंगे वो लेस रिएक्टिव को साइड कर देंगे और करने के बाद देख रहे हैं डबल ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक जो है, समझना इसको, एक मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट्स है वो क्या कर रहा है, किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके ही कंपाउंड से उसको निकाल बाहर फेंका और उसका जगह वो ले लेता है, तो इसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। यहां देखिए इंपॉर्टेंट चीज एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। अगर इसके जगह पर जिंक होता, ठीक है, और ये कॉपर है, तो जिंक क्या करता है? इसको कॉपर का जगह पर ले लेता और यहाँ पर क्या बनता है? JnSO4 बन जाता, ठीक है। और कहा क्या निकलता बाहर? Cu निकल जाता, ठीक है। बस यही चीज है आपका, बस थोड़ा थोड़ा चीज के लिए पहचानना है आपको। 3 हो गया, अब 4 में देखेंगे हम लोग। चौथा मोर इंपॉर्टेंट VBI, ये सब रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बाबू? डबल डिस्प्लेसमेंट है, अभी डिस्प्लेसमेंट किया था, अब डबल में क्या होगा? दो मोर रिएक्टिव जो है हटा देंगे, अपने आप को अदला बदली कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको,
ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको बता रहा है कि रिएक्शन इन विच द न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्या, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द टू कंपाउंड। देखिए कहानी अब रिसेंटली जो आदमी बीपीएससी से टीचर बन के गया है, तो बीच में बहुत सारा एकदम हल्ला मचा था कि ट्रांसफर हो रहा था लोग को, तो उसमें कुछ ये भी दिया गया कि म्यूचुअल ट्रांसफर आप कर सकते हैं कि काम कीजिए कि मेरा घर नजदीक है तो आप वहां चल जाइए और आप मेरी जगह चल जाइए, तो दोनों आदमी खुश हो जाएंगे। ठीक है। तो म्यूचुअल में क्या होता है कि दोनों का बेनिफिट देखा जाता है, दोनों को। तो बीपीएससी में अभी जो के पाठक से पहले जो थे, के पाठक नहीं शायद मेरे ख्याल से भी कुछ, तो ट्रांसफर जब होना हुआ था तो उसमें आया था म्यूचुअल ट्रांसफर, क्या कि दोनों की सहमति से दोनों आपस में अपने आप को एक्सचेंज कर सकते हैं कि भाई मेरा घर यहाँ पे है नजदीक, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, आप वहां चल जाइए, तो दोनों राजी हो जाएंगे। तभी म्यूचुअल में होता है कि दोनों को राजी होना पड़ेगा। सेम यहां बोला गया है कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, दोनों की सहमति के अनुसार बिटवीन द टू कंपाउंड्स। अब देखिए कहानी, अब NO2SO4 है, ठीक है, सोडियम सल्फेट है, अब बेरियम क्लोराइड है आपको, तो क्या है, ये दोनों क्या करेंगे, Na चल जाएगा Cl के पास और Ba आ जाएगा आपको कहां पे, SO के पास। क्या हुआ, म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया। म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है ना, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, अपने अपनी जगह को ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये जब आएंगे तो आंख मूंद के आपको क्या करना है, यहाँ SO4 था तो यहाँ पे Ba लगा दिए, और यहाँ 2 को NaCl था 2 NaCl लगा दिए, और ये हमारा NaCl क्या होता है, जो आपके घर में पाया जाता है, इसको कहते हैं साल्ट, नमक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, बस यही है डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई एक मोर रिएक्टिव क्या करता है, किसी अदर लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों का जगह चेंज होगा। डिस्प्लेसमेंट में मात्र एक ही का जगह चेंज हो रहा था, डबल डिस्प्लेसमेंट में देख रहे हैं दोनों का जगह चेंज हो जाएगा, दोनों अपनी जगह पर अदला बदली कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी इसको कर सकते हैं, पर एक चीज याद रखिएगा, एसोलेशन रीजन में कभी कभी ये दे देता है, एसर्शन रीजन में, कि ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर नॉट ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं सारे प्रेसिपिटेट रिएक्शन नहीं है। एसर्शन रीजन में फंसा देगा आपको, अब बोले ABCD में बताइए क्या होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब चीज यहीं पर नोट कर लीजिए कि जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं नॉट ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन मतलब क्या होता है, रेसिड्यू, कुछ बच जाना। मानिए कि आप किसी प्रकार का शरबत पी रहे हैं, नींबू गाड़ दिए हैं, क्या नींबू का जो जितने भी पार्ट उसमें निकलते हैं क्या सारे उसमें डिजोल्व हो जाते हैं? नहीं। मानिए कि उसका सीड निकला ना, और उसके कुछ और रेशा निकलता है, वो सब तो पूरा कहीं ना कहीं जब गिलास में जब पीने के बाद बेचेगा तो उसका नीचे बढ़ जाएगा, तो उसको कहेंगे रेसिड्यू। ठीक है, बचे हुए। ठीक है, तो ये याद रखना। और यहां पर हमेशा की तरह बता रहा हूं मैं कि BSO4 जो है बाबू तुम्हारा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये सब चीज को ही याद रखना है, कहीं बाहर विदेश से क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपके NCERT से ही क्वेश्चन पूछ देगा, बस गिनते रह जाओगे पंखा। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बस। ठीक है, 4 नंबर। आप देखिए क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका कि 2Ki प्लस PbNO3 को रिएक्ट करेंगे तो PbIkNO3 बनेगा। पोटासियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को, ये येलो प्रेस, यही ध्यान देना आपको, बस मैं ये रिएक्शन लिखाने का यही पर्पस है कि आपको सिर्फ ये ध्यान है कि कौन सा येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है, कौन बना रहा है, लेड आयोडीन। ये याद रखना, PbI2 जो है बाबू वो तुम्हारा येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है, और तुम अभी BSO4 क्या बोले थे, ये क्या बना रहा था, व्हाइट बना रहा था। ठीक है, यही सब चीज ध्यान देना, बस रिएक्शन के में ये रिएक्शन आप देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। बस देख रहे हैं, अब दोनों अपना जगह को चेंज कर रहा है, यहाँ किया ही गया, BR आ गया, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब आते हैं हम लोग पॉइंट 5 पे, आपका है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो भी पढ़ा रहे हैं बहुत ही, क्योंकि तो आपको 11th में ही पढ़ना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट। मानिए कोई रिएक्टेंट है A प्लस, जैसे ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट हो रहा है, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है,
तो अगर कुछ भी बनाता है तो उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर कोई ए है और H2 है, ठीक है, और उसको अगर रिमूव हो रहा है, A प्लस H अलग जा रहा है, तो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है इससे, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सॉरी, इसको भी कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, इसको भी ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए C प्लस O2, तो CO2 हमारा बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसके साथ, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन का जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो CO2 बना, तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीजन का एडिंग इन रिएक्टेंट एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब याद रखेंगे कि जैसे यहां देखिए कुछ रिएक्शन है जो हम लोग एनसीईआरटी से तुम्हारे लिए बहुत समय निकाल के इस नोट्स को तैयार किया गया है, क्योंकि ये भी ऐसा है। जैसे कॉपर है, कॉपर को जब भी रिएक्शन किसे कर रहे हैं, O2 से। अब ये ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन में पढ़ा कि रिएक्टेंट में किसी प्रकार का ऑक्सीजन का क्या होना है, एडिशन होना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये देख लीजिए, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्टेंट में ऐड हो रहा है। अब यहाँ देखिए CO2, यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन है और H2O है, पर H2O यहाँ पर वाटर बना लिया और CO क्या हो गया, अपना रिमूव कर दिया प्रोडक्ट में जाके, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको भी कहेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आल्सो रिएक्शन। अब देखते हैं रिडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट। रिडक्शन का पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट उसका उल्टा। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट में, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट में। अब रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट में और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द रिएक्टेंट से। बहुत अच्छा, दोनों में उल्टा क्या हो गया कि एक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और एक में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और रिडक्शन में क्या है कि एक में आपका हाइड्रोजन जुड़ रहा है और एक में ऑक्सीजन रिएक्टेंट से निकल रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, कंफ्यूजिंग ये तो कुछ नहीं है, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़िएगा और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ेगा वो तो और कंफ्यूजिंग है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखिए ये रिएक्टेंट है CO, अब जैसे ही ये और H2O, और यहाँ पे क्या हो रहा है, CO क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। इस कंपाउंड में से ऑक्सीजन रिमूव होके अकेला क्या बच रहा है, कॉपर। और यहाँ देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन अकेले था, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके क्या बना रहा है, वाटर। तो किसका किसका क्या हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द कंपाउंड या रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। देखिए यहाँ पे द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द रिएक्टेंट। तो कॉपर में से देखिए CuO में प्लस H2O में से जब रिएक्टेंट करा रहे हैं तो Cu प्लस H2O बना रहा है। तो हमने रिडक्शन में क्या पढ़ा था कि इस कंपाउंड में से ऑक्सीजन रिमूव होके क्या बना रहा है, कॉपर। तो यहाँ रिमूव कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। रिडक्शन में क्या होता है, ये देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम रिएक्टेंट, और हाइड्रोजन में इस कंपाउंड में ऑक्सीजन को जोड़ा जा रहा है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन दिस रिएक्टेंट, तो इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। और याद रखना, जब जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन अगर दोनों हो रहा है उसको ही कहते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं बाबू, क्योंकि देखिए रिडॉक्स को भी फुल फॉर्म, रिडॉक्स का भी फुल फॉर्म होता है। रिडक्स का देखिए RED, रेड से होगा रिडक्शन और OX से होगा ऑक्सीडेशन। तो दोनों ही प्रक्रिया, दोनों ही चीज एक ही रिएक्शन में हो रहा है, उसको कहेंगे रिडॉक्स, ठीक है। कोई भी चीज ऐसे ही मन में नहीं लिख दिया जाता है। रिडक्शन में रेड से होगा रिडक्शन, O से होता है, OX से होता है ऑक्सीडेशन। जब दोनों ही प्रक्रिया कोई एक रिएक्शन में होगा उस रिएक्शन को कहेंगे ऑक्सीडेशन। देखिए इसमें दोनों चीज हो रहा है तो इसको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इन दिस रिएक्शन, अभी मैं इसी को पीछे समझाया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। क्या हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या क्या काम होता है। सबसे फर्स्ट कोरोजन, छड़। मानिए कि आप छड़ ढलवाना है, आपने छड़ मंगा लिया घर पे, छड़ जब आया तो एकदम चकाचक एकदम नया था, पर आफ्टर सम टाइम में कुछ ना कुछ पैसा या कुछ की कमी हो गई, आपने उसको ऐसे बाहर अपने दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद देखते हैं कि उसमें
वो ब्राउन कलर का उसमें कोटिंग हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, कभी सोचे हो क्या है? उसी को कहते हैं क्रोजन। नया नया खिड़की लगा आपके घर में पर पेंट अभी नहीं करवाए हैं आप, आफ्टर सम डे या आफ्टर सम वीक के बाद आप देखते हैं कि उस पे क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का एक लेयर बनता है, उसी को कहते हैं क्रोजन। तो क्रोजन का क्या होता है? ये ऑक्सीडेशन ही होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। जैसे व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज्ड टू बी ए मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब क्या होता है? सुबह जब आप उठते हैं हल्का भी पानी का प्रेजेंस ऑफ एयर हो जाएगा, मॉइस्चर मतलब थोड़ी भी नमी मिल गई उसको, उसको किसी मेटल को, मैं स्पेशली आयरन को मिल गई नमी, तो वो क्या करेगा? अपने आप को क्रोडेट कर लेगा। या एयर या एसिड form a sometime a layer of hydrated oxide is formed in which weaken the metal and hence the metal is said to be corroded। अगर किसी खिड़की को कुछ देर छोड़ दीजिए आप, लगवा लिया नया खिड़की, आप छोड़ दीजिए 2-3 साल छोड़ दीजिए, आफ्टर सम टाइम में देखिएगा कि वो आपका जो खिड़की है कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों? क्रोडेड हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। पर डे वो क्या कर रहा है? एनवायरमेंट प्रेजेंस ऑफ एयर या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, और ऑक्सीडेशन होने के कारण वो चीज खराब हो जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा। तो सबसे पहला याद रखिए क्रोजन, आपका ऑक्सीडेशन डेली लाइफ में आप देखते हैं क्रोजन। यहां भी कुछ बेंच है जो कि क्रोडेड है, तो उसको कैसे बचाया जा सकता है? बाय यूजिंग ऑफ सम टाइम ऑफ, उसको आप जिंक का लेयर लगा सकते हैं, उसको पढ़ना है इसमें देखेंगे। तो पहला एग्जांपल है आपका रस्टिंग ऑफ एयर, मतलब उसमें रस्ट लग जाना, रस्टिंग ऑफ एयर, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्टिंग होना। उसके बाद ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑफ द कॉपर इज एग्जांपल ऑफ कोरोजन। सिल्वर में भी देखिएगा, सिल्वर का कुछ चीज अगर आप पहनते हैं आफ्टर सम टाइम बाद वो भी कोरोडेड होने के बाद ब्लैक हो जाएगा। ग्रीन कोटिंग हो जाएगा कॉपर में। आप तो ये देखे होंगे जो भी आदमी कॉपर का यूज करते हैं, देखेंगे कुछ समय के बाद बहुत लोग कॉपर में कलर बोतल में पानी पीता है, कुछ दिन के होता है आपका, और कोरोडिंग होने के बाद क्या होता है? वो चीज खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना कि कलर कैसे बदलता है। रस्टिंग ऑफ एयर में ब्राउन होता है, ये सब ध्यान रखना। कभी कोई पूछता है ये हमारा ये मेटल था उसका ब्राउन हो गया, तो कौन सा मेटल था? आयरन था। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है? ये ब्राउन हो जाता है, ठीक है। सिल्वर कैसा हो जाना चाहिए? ब्लैक होता है, ये ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ देगा कि रामू या राहुल या नेहा ने ए टाइप का मेटल पहना था और आफ्टर सम टाइम के बाद उनका जो मेटल है वो ब्लैक हो गया, तो भाई समझ में आ गया ब्लैक कौन सा होगा? सिल्वर होगा। और तीसरा है आपको ग्रीन, ग्रीन कौन बदलेगा? कॉपर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द ग्लोबलाइजेशन, यही बोला था। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जिंक का एक लेयर उसके ऊपर लगा देना। जिंक का लेयर लगा देंगे तो वो क्रोडेड नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं होने देगा आयरन और मॉइस्चर के बीच में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब कि कोई एक ऐसा प्लेट जो कि उससे ज्यादा रिएक्टिव हो उसको लगा देगा, वो होगा। और अप्लाइंग ऑफ पेंट, क्यों? खिड़की जब नया बनवाते हैं, लगवाते हैं, तो उसको पेंट करना जरूरी है, जिसको कहते हैं अस्तर मारना। अस्तर मारने से क्या होगा? वो प्रोटेक्ट करेगा आपके एटमॉस्फेयर से, रिएक्शन ही नहीं करेगा, और आपके जो भी आपकी खिड़की है लोहा का, उसको क्या करेगा? उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अब है रेडिसिटी। रेडिसिटी ये होता है कि इसको गैस में भी यूज करते हैं हम लोग, जैसे द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू बी ए नोन एज रेसिडिटी, इट्स लीड टू बी ए बैड स्मेल एंड द बैड टेस्ट ऑफ द फूड। अब कोई खाना आपने छोड़ दिया, बहुत तेल वाला बनाया था या बहुत घी वाला, कुछ दिन बाद छोड़ने के बाद जब उसको टेस्ट आप कीजिएगा, स्वीट टेस्ट आएगा, थोड़ा खट्टापन या कड़ापन आने, क्यों? ऑक्सीडेशन से, ड्यू टू ऑक्सीडेशन के साथ जो फैट है या जो ऑयल है वो रिएक्ट करता है आपके एटमॉस्फेयर से, और रिएक्ट होने के बाद ऑक्सीडेशन होता है उसमें, ऑक्सीडेशन होने के बाद वो चीज खराब हो जाता है। ज्यादा देर तक ज्यादा ऑयली खाना है या ज्यादा भी है, उसको 2-3 दिन क्या बोले, उसको आज आप दिन में बनाए हैं और शाम तक देखेंगे, अगर आपने तरीका से नहीं रखा तो शाम तक उसको आप देखिएगा उसमें खट्टापन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो चुका है। मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेसिडिटी क्या है? पहला है कि बाय एडिंग द एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट लगा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि ऐसा सब्सटेंस उसमें डाल सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन ही होने नहीं दे, वो रिएक्शन ही नहीं होने दे, तो उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो आप जितना भी आप लेज खाते हैं या जो भी चीज का आपका पैकेज वाला सब्सटेंस खाते हैं, उसमें क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है। वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है आपके उस एडिबल सब्सटेंस को खराब होने से, ठीक है।
फिर दूसरा है कीपिंग फूड इन द एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट में रखेंगे। सारा कहानी है ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन संपर्क में नहीं आता है खाना बना हुआ सब्सटेंस से तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा, और जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो चीज खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ऐसे सब्सटेंस में रखना है, ऐसे चीज में रखना है कि उसको उसके अंदर एयर ही नहीं जाने दे, और जब एयर नहीं जाएगा तो वो चीज का लाइफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपका जो है ये देखिए। तीसरा है रिप्लेसिंग एयर बाय द नाइट्रोजन। अभी हमने बोला कि जो भी आप पैकेज का सब्सटेंस करते हैं, जो भी पैकेज का आप जो चिप्स खाए, कुरकुरे खाए, ये इसका लाइफ इतना दिन क्यों रहता है, पर वही चीज आप घर में बनाइएगा तो उसका लाइफ 1 से 2 दिन भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें उस पैकेट में नाइट्रोजन डाला जाता है। उस पैकेट में जो हवा जो होती है वो नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, वो रिएक्शन ही नहीं होने देगा और सब्सटेंस को खराब ही नहीं होने देता है। ध्यान रखना, हम लोगों ने नीट का एग्जाम दिया था, नीट का सॉरी कर रहे कुछ दिन पहले बीपीएससी का एग्जाम दिया था, उसमें क्वेश्चन आया था कि वो जो पैकेट होता है उसमें कौन सा गैस होता है। आपको 3-4 ऑप्शन दिया था, ऑक्सीजन, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या नाइट्रोजन। याद रखना, पैकेजिंग फूड में कभी भी नाइट्रोजन होता है जो कि उसके सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है और उसको खराब होने से बचाता है। एंड द लास्ट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। कोई भी खाना को फ्रिज में रख देंगे तो क्या करेंगे, आप कटअप कर देंगे उसको ऑक्सीजन से, और वो चीज सेल्फ लाइफ उसका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, थैंक यू, आपने इतना देर तक अपने पेशेंस बना के इसको देखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ्रूटफुल ये सेगमेंट रहा होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में आपको इसी का एमसीक्यू लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।